नमस्कार। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था की उस कहानी में चलेंगे जिसने देश की तस्वीर ही बदल कर रख दी। ये एक ऐसे जबरदस्त बदलाव की कहानी है जो हमें योजना और सरकारी कंट्रोल के दौर से निकालकर एक खुली बाजार वाली अर्थव्यवस्था तक ले आई। तो इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। भाई, आखिर 1991 में इतने बड़े और अचानक बदलाव की जरूरत पड़ी क्यों गई? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा और देखना होगा कि उस वक्त हालात थे कैसे। तो कहानी शुरू होती है साल 1947 से। भारत को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन साथ में विरासत में मिली सैकड़ों साल की गुलामी से पैदा हुई अनगिनत बहुत ही गंभीर समस्याएं। एक नए नवेले राष्ट्र को अपने पैरों पर खड़ा करना सच में एक पहाड़ चढ़ने जैसा काम था। जरा सोचिए, चुनौतियां कितनी बड़ी थीं। देश में चारों तरफ भयंकर गरीबी थी, लोगों के पास खाने को अनाज तक कम पड़ रहा था, और जो थोड़ा बहुत था वो महंगाई की वजह से पहुंच से बाहर था। ज्यादातर लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, अच्छे हॉस्पिटल्स तो बस एक सपना थे, और उद्योग धंधे वो तो लगभग थे ही नहीं। अब देखिए, इन सारी समस्याओं से एक साथ निपटने के लिए भारत सरकार ने एक रास्ता चुना, और वो रास्ता था केंद्रीय आर्थिक योजना का। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना के साथ एक ऐसे युग की शुरुआत हुई जहां हर छोटा बड़ा फैसला सरकार लेती थी कि देश का आर्थिक विकास किस दिशा में और कैसे होगा। दिलचस्प बात यह है कि ये योजना का काम बड़े सिस्टम से होता था। पहले देश की सारी समस्याओं की एक लिस्ट बनती, फिर तय होता कि भाई सबसे जरूरी क्या है, फिर उसके लिए टारगेट सेट किए जाते, और फिर पैसे और लोगों जैसे जो भी संसाधन थे उन्हें उस काम में लगा दिया जाता। लेकिन कागज पर यह सब जितना अच्छा और व्यवस्थित दिखता था ना, जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। इस सिस्टम ने धीरे धीरे एक ऐसी पेचीदा व्यवस्था बना दी जिसे लोग कड़वाहट से लाइसेंस राज कहने लगे, और इसका असर क्या बिजनेस, क्या आम इंसान, सब पर पड़ रहा था। इस सिस्टम का मतलब यह था कि अगर किसी को कोई छोटा मोटा कारोबार भी शुरू करना है तो उसे सरकार से लाइसेंस या परमिट लेना पड़ता था, और इसके लिए सरकारी दफ्तरों के महीनों चक्कर काटने पड़ते। नतीजा, देरी, लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार। बड़े बड़े उद्योग तो सिर्फ सरकार ही चला सकती थी, यानी प्राइवेट लोगों के लिए तरक्की के रास्ते एक तरह से बंद ही थे। तो अब सवाल ये उठता है कि जो सिस्टम इतने दशकों से चल रहा था, आखिर उसमें ऐसा क्या हो गया कि उसे जड़ से ही बदलने की नौबत आ गई? क्यों देश एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ जहां एक बड़े आर्थिक बदलाव के बिना काम चल ही नहीं सकता था? धीरे धीरे इस व्यवस्था में दरारें साफ दिखने लगीं। हालत इतनी खराब हो गई कि जिन सरकारी कंपनियों को देश के विकास का इंजन बनना था, उनमें से आधी से ज्यादा भारी घाटे में डूब चुकी थी। काम में कोई कुशलता नहीं थी, मैनेजमेंट खराब था, बाजार में कोई कंपटीशन था ही नहीं, इसीलिए ग्राहकों को जैसी भी चीज या सर्विस मिलती उन्हें लेनी पड़ती थी। और नतीजा ये हुआ कि गरीबी और बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्याएं जस की तस बनी हुई थीं। और फिर इसी संकट के बीच से आया साल 1991। ये साल भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। सरकार एक ऐसी नई आर्थिक नीति लेकर आई जिसे उस दौर की लगभग हर बड़ी आर्थिक समस्या का एक क्रांतिकारी समाधान माना गया। इस नई नीति की पूरी इमारत 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी की गई थी, जिन्हें हम आज LPG मॉडल के नाम से जानते हैं। यानी लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले L यानी लिबरलाइजेशन या उदारीकरण। इसका सीधा सा मतलब था व्यापार करने के लिए बनाए गए कड़े सरकारी नियमों को ढीला करना, उन्हें आसान बनाना। और इसका सबसे बड़ा और हिम्मत वाला कदम था उसी लाइसेंस राज को खत्म करना जिसने देश के एंटरप्रेन्योर्स को जकड़ रखा था। दूसरा पिलर था P यानी प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण। इसके तहत वो सभी सेक्टर जो पहले सिर्फ सरकार के लिए रिजर्व थे, जैसे टेलीकॉम, बैंकिंग और एयरलाइंस, उन्हें प्राइवेट कंपनियों के लिए भी खोल दिया गया। मकसद एकदम साफ था, बाजार में कंपटीशन लाना ताकि हम लोगों को बेहतर सर्विस मिले। और तीसरा पिलर था G यानी ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। इसका लक्ष्य था भारत की अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल देना, ताकि विदेशी कंपनियां यहां आ सकें, नई टेक्नोलॉजी ला सकें और भारत में बना सामान आसानी से दुनिया भर के बाजारों में बिक सके। तो ये LPG सुधार हो तो गए, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इनका हमारी जिंदगी पर असर क्या हुआ? कैसे इन बदलावों ने भारत के व्यापार और हम जैसे आम लोगों की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया?
इस बदलाव को समझने के लिए ना टेलीकॉम सेक्टर से बेहतर कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। सोचिए, 1991 से पहले एक लैंडलाइन फोन कनेक्शन के लिए लोगों को सालों साल इंतजार करना पड़ता था और सर्विस भी भगवान भरोसे थी। लेकिन जैसे ही प्राइवेट कंपनियां बाजार में उतरीं, कंपटीशन बढ़ा, कीमतें धड़ाम से नीचे गिरीं और देखते ही देखते फोन एक लग्जरी से जरूरत बन गया जो आज हर किसी के हाथ में है। इन सुधारों ने तो देश के उद्यमियों के लिए जैसे बंद दरवाजे ही खोल दिए। लाइसेंस राज खत्म होने से अब कोई भी अपना नया बिजनेस काफी आसानी से शुरू कर सकता था। सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम हुए। अब नए नए आइडिया वाले लोग टेलीकॉम और एविएशन जैसे बड़े सेक्टर में भी उतर सकते थे। इससे हुआ ये कि बाजार में जबरदस्त इनोवेशन आया और चीजों की क्वालिटी बेहतर हुई। तो संक्षेप में कहें तो इस पूरी नीति का सार इस एक वाक्य में छिपा है। इसका असली मकसद था सरकार के कंट्रोल को कम करके बाजार में एक हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना और भारत को दुनिया के व्यापार का एक अहम हिस्सा बनाना। और अगर हम लंबे समय की उपलब्धियों पर नजर डालें तो ये सुधार बहुत कामयाब रहे। देखिए, देश में अनाज का उत्पादन 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया, 10 लाख से ज्यादा नए स्कूल खुले और सड़क, रेल और टेलीकॉम जैसे बुनियादी ढांचे का ऐसा विस्तार हुआ जिसने देश के विकास को एक नई रफ्तार दे दी। तो क्या इन सुधारों ने भारत की सारी समस्याएं सुलझा दी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इन सुधारों ने भारत की तकदीर बदली और उसे एक नई आर्थिक शक्ति बनाया। लेकिन ये सोचना भी जरूरी है कि क्या इस विकास का फायदा हर किसी तक बराबर पहुंचा? गरीबी, असमानता और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियां आज भी हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हैं और ये एक ऐसा सवाल है जो हमें लगातार सोचने पर मजबूर करता है।